एक क्वेश्चन ये है कि डिमांड साइड के ऊपर कंज्यूमर को कितनी चीज़ की ज़रूरत है, क्या डेटा सेट्स हैं, वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। हाउ मच अप्लायंसेस डू यू हैव इन योर हाउस। तो आपने दूसरा प्लांट भी लगाया मगर वो 2 यूनिट उसके कंज्यूम होते हैं 80 पड़े। ये सारा एक ट्रैप है कि प्रोड्यूस कर सकते हैं, यू कांट पे इट एंड बिकॉज इट्स नॉट यूज्ड, तो वो जो प्राइस है वो बढ़ती जाती है। विंटर में आपकी डिमांड 6000, 7000, 8000 मेगावाट से बहुत चली जाए तो 10-12 की रेंज में जाती है। जब आप समर टच करते हैं तो आपकी ये डिमांड चली जाती है 30,000, 28,000 मेगावाट पे। प्राइमरी रीजन इज फैंस इन देन एयर कंडीशनिंग। फैंस इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं कि ये 120 वाट खाता है। जो नई टेक्नोलॉजी वाला आया तो 30 वाट खाता है। दैट सिंपल इंटरवेंशन ऑफ जस्ट वन आइटम कैन सेव यू समवेयर अराउंड 5,000 megawatts. That is actually the shortfall in summer. What we are actually facing is this very simple thing कि जी हमने दीवार गर्म ठंडी कर दी। तो एक तरफ आवाम बिजली की बचत करे फिर भी बिल बढ़ते रहे, तो ये कुछ काउंटर इंट्यूटिव सी चीज नहीं लगती। We have locked in a situation where we have a stranded cost कि जी अब लगा लिया, पैसे पे कर दिए, अब जब तक चल रहा है ऐसे ही चलना पड़ेगा। विंटर में डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है तो डिमांड फॉर गैस बढ़ जाती है एंड यू आर नेट इम्पोर्टर्स। थोड़ा सा अगर चेंज जब तक नहीं करेंगे कि जब तक पहले आप एफिशिएंसी को एज अ फर्स्ट फ्यूल देखें एंड देन डिज़ाइन योर एक्सेस बेस्ड ऑन दैट, हमारा थोड़ा सा प्रायोरिटी के अंदर भी डिफरेंस आ जाता है। टू थिंक ऑन दीज लाइंस, टू इनोवेट इन अ वे एंड प्रोवाइड दो सॉल्यूशंस व्हिच आर विन विन। कौन सी ऐसी रिफॉर्म था जिसको इस्लाह थी जिसको आपको नाफिज करने में या मनवाने में बहुत मुश्किल हुई? मैं जो सबसे बड़ी हर्डल देखता था वो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स की इम्प्लीमेंटेशन। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे आज के मेहमान हैं सरदार मोअज़्ज़म साहब, जो कि फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नीका के। नीका है नेशनल एफिशिएंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि हुकूमत पाकिस्तान के पावर डिवीजन के तहत काम करती है। सरदार मोअज़्ज़म साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इनवाइटिंग मी इनटू दिस पॉडकास्ट। आवर प्लेजर। सरदार साहब, आप क्या जो भी आपकी एक फिलॉसफी है एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से और एफिशिएंट एनर्जी यूज़ के हवाले से, उसमें आप ये कहते हैं कि जो हमारा फास्टेस्ट पावर प्लांट है वो है एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि अगर तवानाई को हम एफिशिएंट तरीके से यूज़ करें तो वो हमारा फास्टेस्ट पावर प्लांट है। ऐसी सूरत में हम तो ये देखते हैं कि हुकूमत जो है वो बिजली पैदा करने के ऊपर या तवानाई पैदा करने पर ज़्यादा जोर देती है और उसको बचाने में जोर नहीं देती। तो आप क्या समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो आपने पॉइंट आउट किया, हम ये भी कहते हैं कि द फर्स्ट फ्यूल इज एनर्जी एफिशिएंसी। ओके, आपको अगर ये देखा जाए तो हाउ वी कैन कंजर्व, हाउ वी कैन यूज एनर्जी मोर एफिशिएंटली, आई थिंक दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिज़ाइन कोई भी अपना पावर प्लांट। एनर्जी का ओवरऑल सिस्टम भी जब हम बनाने जाएं तो हमें उससे पहले उसको देखना पड़ेगा। अब हमारे सिस्टम्स के अंदर जो एक चैलेंज हमें सबसे ज़्यादा आता है कि हमारी डिमांड फोरकास्ट कैसे की जाती है कि जी आपकी ज़रूरत कितनी। अब अगर उसको देखें तो वो एक टॉप डाउन मॉडल के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि जी इतनी जीडीपी ग्रोथ होगी, उसके साथ इतनी डेवलपमेंट होगी एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड देन वी आर प्रोजेक्टिंग दैट डिमांड। एक क्वेश्चन ये है कि डिमांड साइड के ऊपर कंज्यूमर को कितनी चीज़ की ज़रूरत है, क्या डेटा सेट्स हैं, वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। हाउ मच अप्लायंसेस डू यू हैव इन योर हाउस। आपकी बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा, एनर्जी एफिशिएंट है या नहीं। तो दैट आर द टू डिफरेंट वर्ल्ड्स वी आर लिविंग इन। तो नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम क्योंकि उस डिज़ाइन से आ रहे हैं विच इज़ टॉप डाउन एंड दिस इज़ अ बॉटम अप मॉडल, तो देयर आर नो सॉर्ट ऑफ कन्वर्जेंस इनटू, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग इनटू दैट फेज कि जी हमने जनरेशन की, कैपेसिटी एडिशंस किए एंड नाउ वी आर स्टक इन दिस कैपेसिटी ट्रैप दैट वी कांट कंज्यूम दैट एनर्जी दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड। हमने जितने पावर प्लांट्स एडिशन किए तो दैट इज अबव देन आवर रिक्वायर, बिल्कुल, और हमारी डिमांड कम हो गई फॉर डिफरेंट रीजंस। कोविड आ गया, जीडीपी ग्रोथ के इश्यूज, अभी वॉर के सिनेरियोज,
और कीमत, बिजली की कीमत, वो फिर उसकी वजह ये होती है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। मीन आप एक प्लांट लगाते हैं, इतने यूनिट प्रोड्यूस करेगा, वो सारा कंज्यूम हो जाएगा। अब आपने दूसरा प्लांट भी लगाया, मगर वो 2 यूनिट उसके कंज्यूम होते हैं 80 पड़े, जब एवरेज प्राइस निकालते हैं तो प्राइस ऊपर चली जाती है। सो दैट इज व्हाट वी आर फेसिंग करंटली, कि वी आर एक्चुअली स्टक इन अ कैपेसिटी पेमेंट ट्रैप। ये सारा एक ट्रैप है कि प्रोड्यूस कर सकते हैं, वी कांट पे इट, एंड बिकॉज इट्स नॉट यूज्ड, तो वो जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है। तो दूसरी तरफ जब आप ये देखते हैं कि अगर हम सिस्टम को रीथिंक करें, उसको रीडिज़ाइन करें, तो हमें ये क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। एक बड़ी केस स्टडी मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जो हमने किया अभी नीका के अंदर, वो ये था कि हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर जब असेसमेंट शुरू किया तो 147 मिलियन आपके सीलिंग फैंस या आपके फैंस इंस्टॉल्ड हैं, पॉपुलेशन ऑफ 147 मिलियन। हमने जब ये देखा कि अगर उन 147 मिलियन में से 88 मिलियन जो फैंस हैं, वो अगर उनको देखें तो आपका मेजर चंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन समर वो ले जाते हैं। ठीक है। विंटर में आपकी डिमांड 6000, 7000, 8000 मेगावाट से बहुत चली जाए तो 10-12 की रेंज में जाती। जब आप समर टच करते हैं तो आपकी ये डिमांड चली जाती 30,000, 28,000 मेगावाट पे। तो विंटर टू समर ऐसा क्या होता है? द प्राइमरी रीजन इज फैंस एंड देन एयर कंडीशनिंग। तो तकरीबन 14, 15, 16,000 मेगावाट फैंस ले जाते हैं। एंड व्हेन वी लुक्ड इनटू दीज फैंस, तो ये पता चला कि फैंस इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं कि ये 120 वाट खाता है। जो नई टेक्नोलॉजी वाला आया तो 30 वाट खाता है। सो इफ वी जस्ट कैन रिप्लेस द फैन विद सम सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट एंड फाइनेंसिंग, जो ब्लेंडेड फाइनेंस का कॉन्सेप्ट लेके हैं, तो दैट इज पॉसिबल। एंड वी एक्चुअली डिजाइन दिस एंड काइंड ऑफ ब्रिंग दिस इन, और वो सारा एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया, सारा कुछ उसके ऊपर एफर्ट्स किए गए। नाउ दैट सिंपल इंटरवेंशन ऑफ जस्ट वन आइटम कैन सेव यू समवेयर अराउंड 5,000 megawatts. That is actually the shortfall in summer. Okay. So हम ये कह रहे हैं, that's what just one thing I explained. Imagine कि this is more than, अगर मैं इसको accumulate करूँ 147 के फैंस को, तो is equal to the coal-fired power plants in this country. So energy efficiency, conservation is the first fuel. ठीक है. Is the power plants which you are putting in place, they are having their emissions, climate के effects हो रहे हैं, you can easily get it done by this way. I think second, if we look into the building structures in this country, तो आप ये देखें कि हमारी जितनी भी buildings हैं, they are highly inefficient. आप एसी चलाते हैं दीवार ठंडी करने के लिए, और जब इसे बंद करते हैं देन यू स्टार्ट फीलिंग हीट। हमने बेसिकली उसको इंसुलेशन की टेक्निक्स के ऊपर डिज़ाइन ही नहीं किया अक्रॉस द कंट्री। सो अब आप बिल किस चीज़ का पे कर रहे हैं? यू नॉट गेटिंग द यूटिलिटी ऑफ इट, आइदर कूलिंग और आइदर हीटिंग। व्हाट वी आर एक्चुअली फेसिंग इज दिस वेरी सिंपल थिंग कि जी हमने दीवार गर्म ठंडी करनी। अब जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं कर लेती तो हमें भी ठंड लग रही, हमें भी हीट फील हो रही, सर्दियों गर्मियों का डिफरेंस। उसके बाद जैसे आपने उसे बंद किया देन यू आर इन ट्रबल। फिर आपकी वो जो स्पेसेस हैं उनके अंदर से हीट लीक्स, कूलिंग चली जाती। नाउ इफ वी डिज़ाइन इट वेरी वेल, तो आपको शायद एसी जल्दी ट्रिप कर जाएगी, डिमांड फॉर एनर्जी विल रिड्यूस। एंड इमेजिन विद ऑल दिस हाउ इट विल अफेक्ट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल. It will totally save you somewhere around 40, 50, 60% of your electricity bill. Or this is not something I'm saying out of kg assumption. We have experimented and we have seen that this is possible. And same goes across all the sector, across all the appliances in this country. लेकिन सरदार साहब बात ये है कि ये जो बिजली अगर बचत की लोग एफिशिएंटली इसको इस्तेमाल करें और बिजली की डिमांड कम हो जाए, तो उसका असर तो हम देखते उल्टा पड़ता है कि कैपेसिटी पेमेंट्स तो देनी ही देनी है, तो उसका फ़ायदा क्या? क्योंकि वो फिर बिल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो फिर नेपरा जो वो फिर बिजली की कीमत बढ़ा देती कि जी हमें कैपेसिटी पेमेंट्स देने।
तो एक तरफ आवाम बिजली की बचत करे, फिर भी बिल बढ़ते रहे, तो ये कुछ काउंटर इंट्यूटिव सी चीज नहीं लगती? गुड पॉइंट। मैं इस पे ये कहूँगा कि देखें, जब मैंने फैंस की एग्जांपल दी तो इट्स इन समर। समर में आपकी डिमांड लोड शेडिंग की तरफ जाती है, शॉर्टफॉल आता है, नॉट यूजिंग फैंस इन विंटर। यस, राइट, बिल्कुल। तो हम ये कह रहे हैं कि जब डिमांड कम थी तो फैंस भी नहीं चल रहे थे। हमने तो इसका सोल्यूशन उसके साथ जोड़ा कि व्हेन देयर इज अ वेरी हाई डिमांड इन वी आर फेसिंग कि जी ट्रांसफार्मर उड़ रहे हैं, देन यू हैव अ लॉट ऑफ दिस चैलेंज, एयर कंडीशनिंग हो रही है, फैंस चल रहे हैं, वी आर सेविंग यू दिस मच इन दिस विंटर टाइम। द प्रपोजल वाज अबाउट दिस। अब जब आप विंटर की बात करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, आपने गैस चला रही होती, हीटर जला रहे होते हैं, तो अगर विंटर में डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती तो डिमांड फॉर गैस बढ़ जाती है, एंड यू आर नेट इम्पोर्टर्स ऑफ एनर्जी। आप कुछ तो इधर नहीं कर रहे, तो जब आप गैस इंपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको एक LNG कार्गो, RLNG कार्गो नहीं लाना पड़ेगा, बिकॉज आपने उसको एनर्जी एफिशिएंट कर लिया, कंजर्व करना शुरू कर दिया, सो हीटिंग विल बी लॉक्ड इन। तो द पॉइंट इज, इसमें दो बातें आई थिंक, एक तो चले वी हैव लॉक्ड इन अ सिचुएशन वेयर वी हैव अ स्ट्रैंडेड कॉस्ट, कि जी आप लगा लिया, पैसे पे कर दिए, अब जब तक चल रहा है ऐसे ही चलना पड़ेगा। थिंक दूसरी बात ये कि डिमांड ग्रो तो करेगी, आगे फ्यूचर में जाएंगे, क्या फिर हम ऐसे ही फैसला करेंगे? डू वी हैव एनी सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस टू एग्जिट फ्रॉम इट? तो अभी जो कर लिया उसको कैसे हम देख सकते हैं, एंड हमने अगले 10 सालों में, 5 सालों में, 3 सालों में हमने इसको रीडिज़ाइन कैसे करने, आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग टू सॉर्ट ऑफ थिंक ओवर, कि जी हम इसको रीडिज़ाइन कैसे करें, उसके अंदर इस चीज़ को कैसे लेके आए। अच्छा, आप नीगा के MD रहे, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को जब इस किस्म की तजावीज़ जाती हैं तो वो सीरियसली सुनते हैं, उनको समझ आती है? क्योंकि देखिए जो आपके IPPs हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी, उसमें तो बहुत से आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिशियंस के भी और पॉलिटिकल पार्टीज के भी, तो क्या उनको ये बात समझ आती है कि एफिशिएंसी की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मैं जो गिवन माय एक्सपीरियंस विद करंट गवर्नमेंट, तो I often seen Prime Minister very much like enthusiastic about it. पंजाब के अंदर पीका वो इन्होंने एस्टैब्लिश कराया, इधर भी आई हैव सीन लॉट ऑफ वर्क कि जी एफर्ट हुआ, बिल्कुल काम करते हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन में आगे होता है कि देयर आर कंपीटिंग प्रायोरिटीज, तो फर्स्ट दे हैव टू इंश्योर द एक्सेस एंड देन द लास्ट थिंग इज एफिशिएंसी। तो अगर इसको थोड़ा सा अगर चेंज जब तक नहीं करेंगे कि जब तक पहले आप एफिशिएंसी को एज अ फर्स्ट फ्यूल देखें एंड देन डिज़ाइन योर एक्सेस बेस्ड ऑन दैट, हमारा थोड़ा सा प्रायोरिटी के अंदर भी डिफरेंस आ जाता है। Second, I think if there are a lot of things going on with the competing priorities, which one get picked first, and then you start focusing on that, शायद ये 13वां चैप्टर बन जाता है उस किताब का, जहाँ पे पहला चैप्टर कुछ और होता है, so that gets into that situation. But I think कि जब भी कभी हमने सिनेरियोज देखे वॉर के, जब भी हमने कभी सिनेरियो देखे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट के, जब भी हमने कभी सिनेरियो देखे हाई फ्यूल प्राइसेस, लोड शेडिंग के, सो एट दैट टाइम देयर वाज ऑलवेज हाई डिमांड फॉर इट, बट जैसे सिचुएशन ईज डाउन हो जाती है, सो ठीक है आप उतनी फिर वो प्रायोरिटी नहीं ले सकता। सेकंड, आई थिंक दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द इंस्टीट्यूशंस एज वेल, लाइक व्हाट एजेंडा दे वांट टू प्रमोट। For example, I thought at that time कि EV charging infrastructure should be the best bet, because आप efficiency भी ला रहे हैं systems के अंदर, fuel से electric पे shift हो रहे हैं, तो charging station intermediary role play करेगा infrastructure में. So we developed the regulations, we kind of put it every system in place, 15 दिनों में charging station का मिल जाए license. And people started installing charging station, and we have seen a big shift recently in that. So that was something I realized कि this is something that can connect well with the top management or political priorities, कि जी saving भी हो जाएगी और energy भी consume हो जाएगी, तो win-win for both. So I think that was well perceived.
एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इज डिमांडेड फॉर द लीडरशिप. आप अगर किसी इदारे में बैठे तो कनेक्टिंग बोथ is far important for us to think on these lines, to innovate in a way and provide those solutions which are win-win. वो अभी इस capacity trap वाली situation से निकल के तो that gives a capacity trap solution कि जो excess produce हो रही है इधर इस्तेमाल हो जाए. And then जो importable में से आपका जो cost पड़ रही है fuel के ऊपर, gas RLNG के ऊपर, that also decreases. So I think that was something was very helpful. So it's upon us, I think, at the same time to think and then design and then propose to the leadership, and I think then definitely they will perceive. अच्छा, जो कम्युनिटीज होती है ना, वो तो एक लिविंग बीइंग है ना, ह्यूमन. और पाकिस्तान के केस में तो हमने ख़ास तौर पे ये देखा है कि जहाँ पर हुकूमत बहुत से मामलात में आपके अवाम को चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाती या उनकी तो वहाँ पे वो अपने लिए खुद ही एक मामलात कर लेते हैं ना, जुगाड़ तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन खुद ही कुछ मामलात कर लेते हैं. मिसाल के तौर पे हमने ये जो आपने पंखों की बात की ना, इसमें हमने कराची में भी ये देखा, एटलीस्ट कराची में तो मैंने खुद ये देखा है कि ये जो सस्ते वाले पंखे ने जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनकी भरमार हुई. लोगों ने फ़ौरन चेंज कर, बहुत पिछले 2-4 साल में ये बहुत हुआ है, वो पंखे बहुत तेज़ी से बिके हैं. इसी तरह हमने सोलर के मामले में देखा कि बिजली के बिल बहुत आ रहे थे, नहीं लोग दे पा रहे, तो एक सोलराइजेशन, एक पूरी वेव आई. तो इस किस्म की जब आप दुनिया भी जा रही है ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ, तो वहाँ पर के एक घर, एक मोहल्ला पहले ही काफ़ी हद तक वो सोलर पे जा चुका है या जा रहा है, तो वहाँ पे एफिशिएंट एनर्जी किस तरह से उसके साथ जेल इन करती है, वो हुकूमत क्या कर रही है फिर, थोड़ा सा मैं वो समझना चाह रही हूँ. क्वेश्चन बड़ा, जो आप अब जब सोलराइजेशन की बात करते हैं तो दैट इज फिनोमेना दैट एड्रेसेस, अगर आप एसडीजी गोल्स की बात करें तो उसको हम 3 टियर्स में बात करते हैं. गोल 7 इज अबाउट एनर्जी. उसमें सबसे पहले इंश्योर करनी है एक्सेस, जिस भी फॉर्म में हो. बिल्कुल, मींस यू हैव टू गिव प्रोवाइड एक्सेस टू एनर्जी. तो मीन फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दैट फर्स्ट. Then second point 7.2 is about renewables. क्या आपने रिन्यूएबल लेके आने, and then they talk about a conservation. अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तान के अंदर ये जो रेवोल्यूशन देख रहे हैं, and I think that's rightly said as a revolution, कि हमने पिछले को 1.5-2 सालों में उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जितना पाकिस्तान बनने से उन 2 सालों से पहले तक प्रोड्यूस की. So we have been, it's a marvelous, it is sort of thing which we can say in terms of living community that we did. अच्छा, उसमें the important thing is all about economics, that the pricing was the reason. Not कि हमने किसी को तकरीर की तो वो मान गया. The pricing is the only reason. Whenever you do the right pricing, people tend towards go towards that side. So and that happened in that case. अब basically जब आप सोलराइजेशन की बात करते हैं, फिर आप उसके बाद लेके आते हैं कि जी बिजली की वो अवेलेबल है. So the basic needs fine, shift होगी. What about cooking? Still we are relying for cooking on natural gas. अच्छा, अब क्वेश्चन ये होगा कि we will do the whole auditing of your energy needs and then we will decide कि यार ये तो इलेक्ट्रिक कुकिंग भी होती है, तो सोलर पे इलेक्ट्रिक कुकिंग भी कर लो, बाकी नीड्स भी कर लें. अच्छा, so if you can meet your demand, ठीक है, तो अप्लायंसेस बेसिकली अगर हम वही वाला पीला बल्ब लगा दें, वो भी मैंने बैन कराया एट दैट टाइम, तो 100 वाट खाता था. अब जो आपकी एलईडी है 7 वाट खाती. सो इमेजिन 100 से 7 वाट एंड यू गेट द सेम ल्यूमेंस, लाइटिंग क्वालिटी. तो यू शिफ्टेड विद दिस एफिशिएंसी फ्रॉम 100 वाट टू 7 वाट एंड गेटिंग द सेम सर्विस. सो इसके अंदर भी ये होगा कि इमेजिन कि मैं वही वाले बल्ब रहने दूँ, मैं उसी तरह के पंखे लगाऊं, तो the size of solar which will be installed at my rooftop will be way bigger. A big solar with a lot more cost to it. ठीक है. So आपके जो सिस्टम के डिजाइन्स हैं वो इस तरह डेफिनेटली कैन हेल्प कि आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट फर्क हो सकती है. उसके साथ आपकी चीजें जो आप अगर उसको बोरोइंग करके लेते हैं या वैसे लगाते हैं, दैट कैन वेरी हेल्पफुल विद दैट. सेकेंड, आप एसी चला भी लेते हैं and then you're not doing proper insulation techniques. तो आप चलाते रहें, वो एसी भी खराब होगा, कंप्रेसर ही नहीं कट करेगा.
तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि आपका करंट तो एक मैकेनिज्म था नेट मीटरिंग का, एक प्रोज्यूमर का कॉन्सेप्ट कि जी आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं दिन में, वो आप वापस डाल देते हैं ग्रिड पे, एंड देन रात को आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसकी प्राइस और है, जो दिन में आप प्रोड्यूस करते हैं उसकी प्राइस और है, एंड देन वी नेट इट ऑफ। तो दैट वाज नेट मीटरिंग। आप उसको कॉन्सेप्ट को ग्रॉस मीटरिंग या दूसरी तरफ भी लेके जा रहे हैं। नाउ दैट प्राइस डिफरेंशियल कि अगर वो 26-27 रुपए का दिन का यूनिट, रात को 45 का यूनिट, तो ट्रेड ऑफ करते थे तो काफ़ी सारे आप बचा लेते थे। अब वो प्राइस डिफरेंशियल भी चेंज हो रहे हैं। सो उसके साथ साथ अगर इफ़ दैट थिंग, इफ़ यू थिंक इट दैट वे, तो वो मार्जिन अगर कम हो जाएं, एंड इफ अज्यूम यू आर नॉट कनेक्टेड टू द ग्रिड टू पुट इट बैक, ग्रिड टाइट नहीं है आप, यू आर ऑन स्टैंड अलोन, तो देन डेफिनेटली to consume it more, consume it effectively, efficient appliances will help. और batteries, better batteries? Battery का अभी that is another thing. Like देखें, whenever we fail as a government, कि हमने पानी देना था, हम नहीं दे पाए, तो नेस्ले आ गए। बिल्कुल, ये तो हम जब एजुकेशन नहीं दे पाए तो स्कूल्स, तो प्राइवेट स्कूल्स आ गए, एंड प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिलती है। I think the future also looks like कि जी batteries will definitely prevail. And then grid will be redundant. That is another thing कि जब आप, if I'm not relying on the grid, I have my own battery storage, और वो लॉन्ग टर्म में 3 साल 5 साल के लिए मेरी बेसिक नीड्स से बढ़ के थोड़ा सा प्रोड्यूस करके कर देती हूँ। So why I need grid? So I think maybe for productivity, for sort of little bit of money making or that kind of thing, mini micro grids की तरफ जाएं, but अगर if that is the case, that is the perfect solution that we're talking about, तो बस we are good with that. हम एक समझ लें नेस्ले हमारे घर पे आ गया, this time Nestle is the battery, and we are independent in that way, which is a good thing कि जी आप वैसे भी प्राइस तो पे कर रहे थे, बट वो प्राइस गवर्नमेंट की यूटिलिटी को जा रही थी, अगर आपको उसके अंदर इश्यूज आ रहे थे, अलग थे, बट यू डोंट हैव टू वरी नाउ, मींस यू आर ऑन योर ओन, और इफ दैट इज बीइंग चार्ज्ड बाय द सोलर, एक्सीलेंट। तो इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, आई थिंक बैटरीज विल बी द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन दिस कंट्री। बिल्कुल, दैट इज ट्रू। सरदार मौज़म साहब, ऐसा क्या वजह है कि हम देखते हैं कि जब भी इस किस्म के कोई कहते हैं इंडिजिनस सॉल्यूशंस की तरफ लोग जाना शुरू होते हैं, स्पेशली एनर्जी और ये इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, हम ना हुकूमत का रवैया बहुत ही एक बाइपोलर किस्म का देखते हैं। अब आपने अब बात की ईवी चार्जिंग की, राइट? ईवी चार्जिंग होनी चाहिए इसको। अब फिर हमने देखा कि ऑटो पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट पीछे चली गई कि हाइब्रिड और ईवी कार्स की इंपोर्ट, और उसके ऊपर आपकी जो लोकल गाड़ियां हैं पेट्रोल वाली, उनसे वो झगड़ा हुआ, गवर्नमेंट केव इन किया, उन्होंने कहा अच्छा जी हम दोबारा देखते हैं। तो ये जो एक टेम्परामेंट है गवर्नमेंट का, डोंट यू थिंक कि ये नुकसान पहुंचा रहा है? हम जो एनर्जी एफिशिएंसी हासिल करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि देखिए अल्टीमेटली तो गोल यही होता है ना कि एक घर जो है उसके पास जो उसकी तवानाई की ज़रूरतें हैं वो अपनी पूरी करे ताकि वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन फिर हम देखते हैं कि हुकूमत इस किस्म के काम करती है। तो ये इस किस्म का क्यों है ये कॉन्फ्लिक्ट? ये कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर आप इसको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग उसकी देखें तो क्वेश्चन मार्क ये नहीं होता। मीन फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव व्हेन वी आर सीइंग लाइक, तो शायद आपको ये नजर आ रहा हो गवर्नमेंट के अंदर मीन IMF के एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है। ओके, IMF के प्रोग्राम के अंदर देयर आर सर्टेन टैक्स प्रैक्टिस कि जी इसमें ये कर दें, इसमें ये करें। सो द लेंस जिसके साथ हम एक कंज्यूमर वेलफेयर देख रहे हैं, आपका एक सिटीजन वेलफेयर देख रहे हैं, ठीक है, इज डिफरेंट देन द IMF प्रोग्राम ऑफ स्टेबलाइजेशन, राइट? सो इट्स नॉट दैट गवर्नमेंट इज अगेंस्ट के जी, देखिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का जरूरी काम ये है कि लोग खुश रहें। जितनी खुश लोग होंगे तो दे विल गेट लाइक ओ कितनी अच्छी सरकार। आइडियली तो यही होना चाहिए। किसी को शौक नहीं है कि आपको जाके ना वैसी आपको ट्विस्टिंग कुछ पोकिंग करे कि जी नहीं। सो दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि
they have certain issues they have to deal with. अब वो ऑटो पॉलिसी कहीं नेक्स्ट लेवल पे जाती है, उसके अंदर आपको ये पता चलता है कि जी सारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ करें, गाड़ियां कैसे आएंगी, ठीक है, किस मार्केट को सपोर्ट होगी, हाँ, किसने पे करना है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा. सो देयर आर लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स व्हिच काउंट्स इन. ओके, तो उसके साथ साथ बिल्कुल वेस्टेड प्रेशर भी, इन चीज़ें भी होती हैं. सो आई थिंक जो अगर हम ये देखें तो हाइब्रिड को बेसिकली, या जो हमारी पेट्रोल बेस्ड डीजल बेस्ड गाड़ी हैं, उनको तो बिल्कुल इस तरह लिया जा रहा है. जो प्योर ईवीज हैं या PHEVs हैं, उनको मेरे ख्याल से वो सेपरेट कैटेगरी में सोच रहे हैं. आई थिंक दे आर मोर कंफर्टेबल विद दैट बिकॉज वो डिमांड को उस दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं. तो जो मेरे ख्याल से IMF के भी जो लोग होते हैं ना अंदर जो बैठे होते हैं, गिवन आवर इंटरेक्शन विद देम, वो भी इतने लॉजिकल नहीं होते कि वो इस तरह की चीज़ें सोचें. सो ओवरऑल सिनेरियो में दे आर द वंस हु कम इन एंड हु गाइड अस इन दैट वे. और वैसे हमारे वैसे भी लोग बात नहीं सुनते, पॉलिटिकली देख लें बाकी लोग, उनको अगर वैसे सरकार का कोई सेक्रेटरी मिनिस्टर कहेगा ये ऐसे है तो उसको प्रेशराइज करते हैं. लकीली दिस साइड इज बेटर कि IMF ने कह दिया जाओ जी, अब नहीं हो सकता कुछ. So that is also a blessing in disguise. अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या अभी तक कोई एनर्जी एफिशिएंसी कोड्स जारी किए हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स के लिए हो, चाहे किसी दीगर सेक्टर्स के लिए हो? बाकायदा एक होता है ना कोड ऑफ कंडक्ट या कोड्स होते हैं, वो जारी हुए हैं? देखिए, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि when I took this organization in November 2019, तो it was just a piece of NECA Act, a building, और आई वॉज द ओनली नीका एम्प्लॉई, क्योंकि वो एनरकॉन एक पुराना इदारा था, उसके कुछ सपोर्ट स्टाफ के लोग थे, एंड दैट्स इट. ठीक है. सो देयर वाज दिस थिंग दैट वी बिल्ड इट राइट फ्रॉम द स्क्रैच. तो फर्स्ट थिंग व्हिच यू विल फाइंड राइट नाउ on the NECA website as well, that was कि जी there was this whole new policy that was designed. Okay. तो पाकिस्तान के अंदर नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन पॉलिसी आई, ठीक है, अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट. देन वी हैव अ वेरी क्लियर कट एक्शन प्लान, वो भी इसी तरह हमने बनाया, कैबिनेट से अप्रूव कराया, एंड इट वाज फिर स्टेजेस के अंदर उसको इन्फोर्स करना शुरू किया. ठीक है. एंड बिल्डिंग जो आप कोड की बात करेंगे, तो हमने दैट डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑन नीका वेबसाइट एज वेल. तो दैट वाज एनर्जी एफिशिएंसी के जो बिल्डिंग कोड्स हैं, जिसको हम ECBC के नाम से कहते हैं, 2023, दैट वाज अप्रूव्ड. अब CDA के अंदर, कुछ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर, दैट वाज नॉट ओनली अपने बाय लॉज के अंदर तब्दीली की गई और उन्हें इन्फोर्स किया गया. इस्लामाबाद के अंदर CDA हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग इट. सो ना सिर्फ वो कोड बने, बाकी इदारों के साथ मिलके वी ऑल्सो स्टार्टेड इन्फोर्सिंग देम. सो फिर अप्लाइंसेस के रेगुलेशंस कि जी जो आपके अप्लाइंसेस हैं, फैंस, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, LEDs, पानी की मोटरें, सो उनके ऊपर बड़ा थॉरली काम किया गया. और उनके भी रेगुलेशंस बनाए गए, जो एनर्जी हम उन्हें मैप्स कहते हैं, मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, वो सेट किए गए. और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके पीछे बहुत एफर्ट किया गया, अप्रूव कराया गया, एंड देन वी लेट इट टू बी, और इसकी इन्फोर्समेंट भी शुरू कराई गई. सो आई थिंक उसमें ये होता है कि ये वाली चीज़ें दे आर सॉर्ट ऑफ स्प्रेड अक्रॉस द सोसाइटी. तो एक बड़ा पावर प्लांट तो आपको नज़र आ जाता है, जी हमने न्यूक्लियर चश्मा लगाया, ये लगाया, तो क्योंकि उसका फीता काटा जाता है, फिर नज़र आ पैसा लगता है, पैसा लगता है. ये वाले इनिशिएटिव्स जो है ना, वो इतने वाइड स्प्रेड होते हैं, आपको रेजिस्टेंस तो नज़र आती है. कोई इंडस्ट्री हिट होती है तो कोई लोग हिट हो जाते हैं, कोई सफ़र होते हैं अगर, तो वो तो शोर शराबा आपको नज़र आएगा. बट इफ़ यू हैव बीन सक्सेसफुल विद समथिंग, वो आपको कहीं नज़र नहीं आता. यू आर अनसंग हीरोज, एंड ऑल द एफर्ट्स यू आर डूइंग, पुटिंग इन प्लेस, वो कहीं और तरफ चले जाते हैं. सो आई थिंक कंट्रीज लाइक अस, उनके अंदर ये दिस विल बी ऑलवेज अ चैलेंज कि उन इनिशिएटिव्स को ले के रखना और फिर उनको फर्दर चलाना. आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ट्रिकीस्ट थिंग फॉर अस, कि हमारी जो इंस्टीट्यूशनल कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है, वो आई थिंक वी नीड टू पुट इन प्लेस. तो मे बी ये वाली चीज़ें आपको ज़्यादा आगे नज़र आएंगी. अच्छा, एनर्जी एफिशिएंसी जो है,
इसको किस लेंस से देखना ज्यादा जरूरी है, इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल? आई थिंक देखिए, आप बेशक एनवायरमेंटल कर लें, इट सीम्स लाइक द बज़वर्ड दीस डेज ना, करना कराना कुछ नहीं, लेकिन एक है, वो है ना बज़वर्ड, लुक्स बट गुड। द क्वेश्चन इज ना, जो आपने कहा ना कि सोलर रेवोल्यूशन आया, दैट वाज नॉट एनवायरमेंटल, नो इट वाजंट, दैट वाज एक्चुअली द प्राइस सिग्नल। हाँ इकोनॉमिक था ना, इकोनॉमिक। बिल्कुल। तो एनर्जी एफिशिएंसी को अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो इट विल नेवर वर्क। ठीक है। आप इसको देखें, अभी मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ, पेट्रोल पंप पे जाती, वो कहते हैं जी हाई रॉन वाला फ्यूल डालना है और दूसरा डालना है, एक एफिशिएंट भी है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, दूसरा इनएफिशिएंट है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो व्हाई पीपल आर पेइंग लेस प्राइस फॉर इनएफिशिएंट फ्यूल which destroys the environment? Why they're not getting the other fuel which is more efficient, environment के लिए भी बेहतर है, मगर थोड़ा महंगा है? So price points, human as economic rationality, हाँ, वो हम लोग they look into that side as well. गरीब मुल्क है, जाहिर है लोग उनके अपने बजट से। अच्छा, हमारा जो सर्कुलर डेट का इशू है, उसमें एनर्जी एफिशिएंसी क्या कोई रोल प्ले कर सकता है कि इसको, ये जो गर्दिशी कर्जे को हम किसी तरह कम कर सकें? कुछ इसमें हो सकता है? देखिए, गर्दिशी कर्जा पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा, नहीं बनता कैसे कि जी आप बिजली बनाते हैं, आप ट्रांसमिशन लाइंस को देते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देते हैं, रिकवरी नहीं कर पाते, थेफ्ट हो जाता है। आपने 100 रुपये दिया, वापस 60 आया। अब 60 को वो जब वापस ऊपर तक पहुंचेगा, जिसने बिजली बनाई, वो कहता है जी मेरे 100 रुपया दे दें। हम कहते हैं यार ये 60 रख लो। वो कहता है मैं 100 रुपया चाहिए, मैंने तो काम चलाना है, मैंने प्रॉफिट्स भी हैं, लोन भी पे करने हैं, मैंने टीम भी चलानी है, सारा कुछ, पेट्रोल भी खरीदना है आगे। तो हम कहते नहीं यार 60 ले ले या 40 ले ले, बाकी तो 20 बाद में देते हैं या बाकी। सो दैट्स हाउ वी आर डेवलपिंग दिस होल थिंग। वन, आप अगर ये देखें कि आपका टैरिफ कैसे डिज़ाइन होता, यूनिफॉर्म टैरिफ, ठीक है। अगर एक डिस्को अच्छा परफॉर्म करती है, एक नहीं परफॉर्म करती है, एवरेज करके आप टैरिफ देते हैं, तो किसी को एफिशिएंसी लाने की ज़रूरत ही नहीं। तो आप अगर टैरिफ जब डिज़ाइन कर रहे हैं और आप उसको नोटिफाई करने से पहले अगर वो सिस्टम थोड़ा सा रिप्लेस करें और उधर जो एफिशिएंट परफॉर्मेंस देगा, जिसका सिस्टम अच्छा होगा, उधर के लोगों को अच्छा टैरिफ मिले, राइट? उनकी जो सप्लाई साइड पे ना, एक तो हम डिमांड साइड पे बात करें, सप्लाई साइड पे जो उनकी पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहे हो, इफ इट्स एफिशिएंट, तो डेफिनेटली जो आपके बहुत सारे सर्कुलर डेट के अंदर चीज़ें, कंपोनेंट्स बन के आते हैं, दैट विल बी इफेक्टेड। सो इट्स नॉट दैट कि जी आप एफिशिएंसी लेके आए, तो एफिशिएंसी इन अदर टर्म्स इज सेविंग्स, एंड यू ऑलवेज नीड सेविंग्स टू सपोर्ट। सो there are mechanisms, I think definitely that can be worked out. अच्छा, नीका में जब आप उसके एमडी थे, तो अपने टेन्योर के दौरान कौन सी ऐसी रिफॉर्म था जिसको इस्लाह थी जिसको आपको नाफिज करने में या मनवाने में बहुत मुश्किल हुई? कोई ऐसी चीज जिसको, उससे जरा सा ये अंदाजा होता है ना कि बॉटलनेक कहाँ है और क्यों है? देखिए, मैं जो सबसे बड़ी हर्डल देखता था वो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स की इम्प्लीमेंटेशन थी। अच्छा। उसके अंदर ये था कि देयर आर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, देन देयर आर न्यू बिल्डिंग्स। अब बेसिकली क्वेश्चन मार्क बड़ा सिंपल सा था कि हाउ टू कन्विंस द प्रोविंसेस, हाउ टू कन्विंस दीज बिग अथॉरिटीज इन प्लेस कि वी शुड इम्प्लीमेंट इट। देन इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स कि जी बाय लॉज के अंदर इसको इस तरह तब्दील करें, बाय लॉज को कौन तब्दील करे, उसके पीछे लगना पड़े। सो देयर वर लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट एक्चुअली पुटिंग इन प्लेस कि ये आप हमने ये करना है, बिकॉज इट्स नॉट अंडर माय पावर्स टू चेंज, तो आई हैव टू रिक्वेस्ट डिफरेंट पीपल, सर इसको ये करना चाहिए। So I think that was one of the biggest hurdle. And that was, I also think that is something which requires for a nation in the long term. हाँ, ज़रूरत है। अब अगर हम उसको देख रहे हैं, तो अगर आप prioritize करेंगे, तो that was the first thing. And I think second biggest challenge which you face is कि process is complex. Red tapes बहुत है। Across the board. कि red tape एक पूरे processes के है ना, तो अगर आप ये सोचते हैं ये मैं करूंगा तो ये 3 महीनों में हो जाएगा,
और इस वक्त तक मैं इसको इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा. आई ऑलवेज दिस बिलीव कि जी ये तो कुछ टाइम नहीं लगना, 3 महीने में 6 महीने में कर देंगे. एंड देन इट टुक मी 3 years. तो अब आपका जो एक आपने प्लान आउट किया होता ना कि आई विल अचीव दिस एंड दिस एंड दैट, वो आप फिर बहुत सारा पीछे चले जाते हैं. एंड सेकंड थिंग आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल जो नहीं बाहर लोग हैं, लॉट ऑफ प्रेशर्स, डिफरेंट कैंपेन्स, वो आपको ना बड़ा बॉग डाउन कर देते हैं. यू आर टू कमिंग टू डू योर वर्क, बट आपको लगता है बिनाइन सा वर्क है. ये लाइट चेंज करा लो, इस तरह की चीज करा लो, you feel like it's a very benign thing, but वो जो इंडस्ट्री को हिट पड़ती है, how they perceive it, उनका जो प्रोसेसेस फर्क होंगे, नई इक्विपमेंट की चीजें होंगी, वो रेजिस्ट करेंगे, वो फिर कहेंगे कि मेहरबानी. So you have to design these solutions for them where they also feel win-win. Then you can sort of change this. And I think with the fan manufacturers, ultimately I realized यार इनको अगर वैसे मैं कहूँ ना कि ये कानून है, ये लाठी है और तब्दील हो जाओ, नेवर. एंड व्हेन वी डिजाइन द फैन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग ये बेनिफिट होगा, इस तरह होगा, इस तरह, दे आर ऑन बोर्ड. सो आई थिंक दिस आल्सो गोज बैक इनटू दिस आइडिया कि हाउ यू परसीव, हाउ यू इंटरैक्ट, हाउ यू डेवलप योर सॉल्यूशंस. इफ यू आर डेवलपिंग सॉल्यूशंस इन आइसोलेशन, दे विल नेवर वर्क. बट इफ यू इंटरैक्ट, you build, you understand each other, trust नहीं है लोगों को गवर्नमेंट में, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा. तो but if you develop this trust, give them assurance which they need and they start trusting you, I think then things happen. अच्छा, आप सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो ये एक तरह से तो इनोवेशन ही हुई ना. तो जो आपकी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, ये लोग ये कितना इनोवेशन को एक्सेप्ट करते हैं, कितना उसको इनकरेज करते हैं उनका है ऐसा जहन? मेरा इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें, जो ब्यूरोक्रेसी बाय डिजाइन, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ग्लोबली, दे हैव टू मेंटेन अ स्टेटस को. इंसेंटिव आपको स्टेटस को मेंटेन रखना. इनोवेशन इज ऑलवेज रिस्की थिंग और डिसरप्टिव भी होती है. नहीं, डिसरप्ट जब आप करेंगे तो फेल होगी तो नहीं तो अब फेल होने की तो माफी नहीं है. हाँ. कामयाब हो गए, एक्सीलेंट, बट व्हाई इफ समवन विल टेक रिस्क? मैं अगर मैं कुछ करूंगा, मैं फेल होऊंगा तो मैं बुरा होऊंगा, मैं कुछ करूं ही ना फिर तो मैं फेल भी नहीं होऊंगा, मेरी तो नौकरी चल रही. सो बाय डिजाइन में ये बात करूंगा कि हमने डिजाइन इस सिस्टम को ऐसे किया, फिर उसके ऊपर उन लोगों के ऊपर आप क्या है, नैब भी है, बाकी इदारे भी हैं, तो वो गलती हो गई तो प्रोसीजर में ये निकाल वो निकाल. सो आई थिंक मैंने जनरली ये देखा है, पीपल वांट टू डू थिंग्स. ये नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं, दे वांट टू डू थिंग्स, बट वो फिर कैलकुलेटेड लेके चलते हैं. उन्हें उनका भी कैरियर जुड़ा है, मीन दे आर कैरियर ब्यूरोक्रेट्स, सो दे हैव टू लुक इनटू इट. बट अगर ब्यूरोक्रेसी रिस्क अवर्जन देखती है, which I have observed in most cases, they are very risk aversion and they think कि be careful. ठीक है. But I think at the same time जो political लोग हैं ना आपके, वो risk seekers हैं. ठीक है. Because then they have to go back to people. They have to tell them, sir, लोग आते हैं कहते हैं हमने कहा आपने क्या किया हमारे लिए. So जो political leadership है, उसको मैंने अक्सर across the board एक चीज देखी है, they want something to present to the people. So they are risk seekers. So design में this is a good thing कि if you convince them, तो फिर ब्यूरोक्रेसी को भी होता है कि यार अगर ऊपर मान गए हैं तो हमारा खतरा कम है, हमारा खतरा कम है, तो फिर ठीक है हो कर लो. अगर वो ऊपर नहीं मान रहे तो फिर then they are very careful. So I think that is kind of the dynamics or reading between the lines. एक कोई ऐसी कोई एनर्जी के हवाले से एक मिथ जो आप कहना चाहेंगे कि भाई ये मिथ है, लोग इस बात पे बिलीव करते हैं लेकिन ये ठीक नहीं है. एनी मिथ, एनर्जी मिथ दैट यू वांट टू एड्रेस? आई थिंक एक जो गवर्नमेंट के अंदर एक चैलेंज होगा ना, व्हिच वी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड, वी आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन पावर एंड एनर्जी. हम जब भी बात करते हैं ना, हम बिजली की बात करते हैं, आप गैस का जिक्र नहीं करते, आप पेट्रोल का जिक्र नहीं करते,
फॉर्म ऑफ एनर्जीज को हम बीच में से ना इक्वेशन में बड़ा सिंप्लीफाई करके इसको लेके जाते हैं वी आर डीलिंग विद दिस। सो आई थिंक वो शायद हम डेवलप नहीं कर पाए कि 1 यूनिट बिजली का और 1 यूनिट पेट्रोल का, इसको अगर हम BTUs के हिसाब से देखना शुरू करें तो शायद हमारी सारी इक्वेशन अलग हो जाए। अच्छा, हम वो नहीं सोचते, हम अलग बिजली का यूनिट अलग देखते हैं, गैस का अलग यूनिट, तो सिचुएशन कैसे अलग हो जाए, कैसे? तो बेसिकली हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, हम हाँ. कहते हैं बिजली सस्ती बन रही है, गैस महंगी, गैस इस तरह। सो आई थिंक एक दूसरा, आई थिंक जो इंडस्ट्री का भी जो बिहेवियर है ना विद दिस, एंड सबसे बड़ी बात जो लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आती, दे डोंट इन्वेस्ट और डोंट sort of repair their appliances properly. मीन्स एक मोटर पुरानी चलती रहेगी, ख़राब होगी, ठीक करा लें, इनएफिशिएंट करते जाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे, बट उसको ठीक नहीं सही तरह से कराएंगे, a little bit above the money they can pay, they will never do that, और उसकी वजह से penny wise pound foolish वाली होते जाते हैं। हाँ। अच्छा, आप सरदार साहब टोकन ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, वो बताइए क्या है जरा। एक चैलेंज जो मैंने अभी रिसेंटली देखा वो ये था कि गवर्नमेंट काफ़ी बोरोइंग करती बैंक से फॉर देयर ओन एक्सपेंडिचर्स, बाकी चीज़ों के लिए भी। क्वेश्चन मार्क ये था कि हमने उस वक्त जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, तो एक चीज़ मैंने इनिशिएट कराई कि जो रीट्स हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड्स, so how I can make them enable to work with us on ECBC के जो बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्डिंग बनाते वक्त उसके अंदर ग्रीन बिल्डिंग्स का भी कुछ रख लो, उसके ऑडिट्स का भी रख लो, तो दैट विल आल्सो पे बैक इन द लॉन्ग टर्म, सोलराइजेशन भी कर लो उसकी। सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ द कोड एंड आई वाज थिंकिंग कि लाइक हाउ टू इंश्योर कि बिल्डिंग जब बने तो एनर्जी एफिशिएंट भी बन जाए, तो उसको वी वर सॉर्ट ऑफ डवटेलिंग विद द रीट फंड्स। ठीक है, वो क्योंकि रीट अभी लॉन्च हो रहे थे, बिग नेम्स लाइक RFB, Dolmen, like all these big people are coming, SECP was involved, so we were trying to sort of connect it with that. So that started from there कि जी हम किस तरह इसको बिल्ड कर सकते हैं। एंड आई थिंक देन लिटरल जो एस्पेक्ट्स के अंदर आफ्टर लीविंग गवर्नमेंट, I was doing research more into it with some grant money and some funds. तो then we realized कि जी पूरे के पूरे जो आपकी एनर्जी सेक्टर है ना, वो टोकनाइज हो सकता है। अच्छा, टोकनाइज ये कि if you can't afford Dolmen Mall, right? बट आपके पास कोई 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख पड़ा है, तो what if we divide this, like जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज होता है, आप शेयर बना देते, तो हम पूरे Dolmen Mall के शेयर बना देते, and they will be like our tokens, and you can buy a fraction of it, ठीक है, and अब जब उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी तो आपके टोकन की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, उससे रेंट आएगा तो आपका डिविडेंड आ जाएगा। सो सेम थिंग कैन बी अप्लाइड टू पावर प्लांट। ओके, इंटरेस्टिंग। ट्रांसमिशन सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, सो अक्रॉस द बोर्ड आप अपने रोड नेटवर्क पे चले जाए, ठीक है, आप ब्रिजेस के अंदर चले जाए, आप डैम्स के अंदर चले जाए। सो जितना आपका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, व्हाई शुड वी नॉट टोकनाइज इट? सो दैट्स हाउ सॉर्ट ऑफ एक नई चीज व्हिच आई थॉट लाइक आई शुड डेवलप। अच्छा, तो फिर ये बहुत दिलचस्प है, और मैं इस पे थोड़ा सा, यानी अब जैसे आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हमारे आवाम के टैक्स के पैसों से रोड बननी चाहिए और सही से बननी चाहिए, बाकी मुल्कों में होता है, यहाँ पे करप्शन की नजर हो जाती है, रोड क्वालिटी बहुत खराब होती है। अब अगर वो भी उसको अगर हम इस टोकनाइजेशन की तरफ लेकर जाएं, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि रोड हम अपने पैसों से बनवाएं और हुकूमत को बीच में से निकाल दें, तो फिर हुकूमत का काम क्या है? तो आप बैटरीज क्यों लगवा रहे हैं? ओके, ठीक है, फेयर इनफ, राइट। सो क्वेश्चन इज, अभी आप क्या टोल प्लाजा नहीं देते? देते। वो टोल क्या होता? लेकिन बैटरी तो अगर मैं अपने घर पे लगवा रही हूँ सोलर, तो बैटरी एक मेरे इख्तियार में है, सड़क एक बनेगी वो मेरे इख्तियार में तो नहीं है, उसकी रिपेयर होगी, ये होगा वो। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग ना, कि मीन उसके लिए जैसे RMCs हैं, रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनीज,
maybe at certain point these will be divided to different management companies कहेंगी ये रोड हमें दे दें. In some part of the world जैसे ट्रेन की ट्रैक्स हैं, ट्रैक तो किसी एक सरकार के पास होता है, ऊपर बोगियां अपनी अपनी चलती, ट्रेनें अपनी अपनी चलती. So I think in terms of innovation, in terms of design, वो एक कॉमन रिसोर्स पूल है. उसको आप बिल्कुल ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि यू आर टेकिंग शेयर इन इट. दिस इज़ योर रोड, मे बी उसमें आपने 10 लाख डाला और इतनी सी रोड का पोर्शन आपका. अच्छा, आप टोल प्लाजा तो कलेक्ट हो रहे हैं, दिस इज़ योर शेयर, यू आर अर्निंग आउट ऑफ इट. एंड देन उसके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स लगा के यू कैन मेक इट वर्क डिफरेंट वे. कि वो इस तरह नहीं है कि जी कोई एक बंदा ठेकेदार उसको लेके तो किसी एक का NHA के पास होगी. No, there is a board putting in this and वो कहेंगे इधर से इधर तक हमारा है. फिर वो ये मामलात भी देखेंगे कि भाई हमने टोकन लेके तो एक सड़क में हिस्सा डाला, तो कल को कोई सुई गैस वाले आके खोद ना डाले ये पाइप डालने के लिए. मैं ही कह रहा हूँ कि अभी तो अगर एक बड़ी किसी अथॉरिटी के पास है, they are looking into all of this. Now imagine you are democratizing it, you are making it more inclusive. अब आप खुद ही उस रोड पे सफर कर रहे हैं, you are feeling challenges, तो फिर आप बोर्ड में कल बैठेंगे यार ये गड़बड़ होगी. So I think this is another way. This is a very interesting concept. पावर जो है ना वो डिवॉल्व करके not financial, administrative power with this tokenization system, it goes down to a grassroots level. One. Second, जो टेक्नोलॉजी के साथ हम अभी ब्लॉकचेन को देख रहे हैं काफी, तो ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स आर मोर ट्रांसपेरेंट. True. So I think the good governance in the future will definitely goes into this better tracking system, more transparency, of course, और more visibility. कि जी ऐसा कुछ नहीं है कि आप पैसे ले रहे हैं और कहेंगे. You exactly know, like बिल्कुल transparently how the funds allocated, where it was used, क्या बचा क्या निकला. And then क्वेश्चन मार्क हमारा एक जो चैलेंज है ना सिस्टम के अंदर वो ये है कि हम इस प्रोसेस में उलझ जाते हैं, आउटकम फोकस्ड रह जाता है. सो आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि आउटकम क्या अचीव करना है वो हुआ या नहीं. अब अगर वो हो जाता है तो बाकी जो प्रोसेस के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं ना वो फिर सेकेंडरी हो जाती हैं. मैं आपसे ये कहें आप इस्लामाबाद पहुँचे, आगे नहीं जहाज़ ऐसा तो मैं वैसा तो ये वैसा, आप इस्लामाबाद पहुंच गई, बाकी बात करती ठीक है. इफ ऑल इज एंड इज वेल तो फिर ऑल इज वेल. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. चले, ये बहुत एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे इस पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो फिर हम इस पे एक और नशिस्त रखेंगे इस पे बात करने के लिए. आप दोबारा आए. इस पे हमने थोड़ा सा अभी एक इनिशिएटिव इस तरह भी डिज़ाइन किया कि वी डेवलप दिस एजेंटिक AI बेस्ड मॉडल LLMs करके. तो देयर इज दिस tokenstimes.com एक चीज बनाई है जिसके ऊपर ये सारे कॉन्सेप्ट्स tokenstimes.com जी ताकि ये चीजें उठा के उसमें डाल दी जाए. और जो लोग इसको समझना चाहें, सीखना चाहें, बिकॉज आई वाज राइटिंग इन न्यूज़पेपर्स एंड देन पीपल वर आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक ईमेल आती यार ये कैसे होगा. तो आई थॉट कि इंस्टेड कीपिंग इट माई सेल्फ देयर शुड बी सम प्लेटफॉर्म कि मैं इसको बाहर लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दूँ. सो लॉट ऑफ दीज आइडियाज विच मे लुक राइट न्यू, पता नहीं हो सकते नहीं, लॉट ऑफ दीज आइडियाज वो हम सारे इकट्ठे कर रहे हैं, उधर डाल रहे हैं, तो ताकि people should understand, and I think it's more like a news which gathers reads, आपकी tokenization, आपकी crypto से, so a lot of these concepts are going into that. चलिए ग्रेट, इसको हम भी फॉलो करेंगे और अगली नशिस्त पे we'll talk in detail जैसे जैसे और चीज़ें आती हैं, टोकनाइजेशन भी, क्रिप्टो भी, और उस पे बात होगी. थैंक यू. इजाज़त दीजिए. बहुत शुक्रिया.